कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू करा था उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करा था जिसका नाम था जलवायु, वायुमंडल। और पूरी ज्योग्राफी आगे समझने के लिए आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो आपको आगे पूरे लेक्चरों को समझने में बहुत अधिक मदद करेगा। और उस चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक का नाम है तापमान। क्योंकि लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था जलवायु। जलवायु क्या है तो हमने इसलिए देखा था जलवायु क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं और जलवायु में परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल का जो सममांगी मिश्रण है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है और उस बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कहीं ना कहीं गर्म गैसें। और वो गर्म गैसों का अनुपात अन्य गैसों के अनुपात में बढ़ने के कारण जो सममांगी मिश्रण की संरचना वायुमंडल की है वो बदल रही है और बदलने के कारण तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने के कारण जो ऊष्मा बजट है किसका? पृथ्वी का। मतलब जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करता है उतनी ही वो क्या करता है? परावर्तित कर देता है। इसके माध्यम से पृथ्वी का जो तापमान रहता है वो हमेशा नियत बना रहता है, समान बना रहता है। पर ये सब परिवर्तन हो रहा है तो हमने इसलिए पढ़ा और हमने देखा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, परंतु एक प्रमुख कारक है जिसका नाम है तापमान। तो टेम्परेचर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए टेम्परेचर आप देखिए कि टेम्परेचर को भी कई सारी चीजें जो है वो प्रभावित करती है। और इसलिए टेम्परेचर जब आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे यकीन है कि आप आगे के सभी टॉपिकों को क्लियर कर पाएंगे। तो परंतु टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको 2 से 3 बात बता दूं। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी हो जाने के बाद में ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री और इसी के समानांतर खींची गई रेखा को कहा जाता है अक्षांशीय रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांशीय रेखा। इनके बीच के जो क्षेत्र रहता है उसे कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है बेटा? कटिबंध। इनकी संख्या टोटल अगर भूमध्य रेखा को मिला लिया जाए तो मिलाने के बाद होती है 181। कब? भूमध्य रेखा को मिलाने पर कितनी होती है? 188। ये जो रेखा रहती है ये धीरे धीरे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर धीरे धीरे इनका जो आकार होता है वो सिमटते जाता है और एकदम ध्रुव के पास ये बिंदु के रूप में होती है। तो प्रश्न पूछा गया कि रेखा के रूप में अक्षांशीय रेखा की संख्या, तो ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, मतलब यहां पर दोनों जगह पर कैसी रहेंगी? रेखा रहेंगी कि बिंदु रहेंगे? बिंदु रहेंगे। तो ये 2 बिंदु है और 2 बिंदु को माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 179। और फिर बोला गया कि भूमध्य रेखा को छोड़कर कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या तो 101 कितनी आती है? 180। ये थोड़ी सी जानकारी आप थोड़ी सी पता करके रखिए। साथ में ये भूमध्य रेखा के बारे में हो गया, तो अब देशांतर रेखा के बारे में ध्यान में रखिए। देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा है। इसकी संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360। और इसी के माध्यम से समय निकाला जाता है और ये दोनों रेखा के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय देशांतर स्थिति के माध्यम से अवस्थिति को निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति कहां पर अवस्थित होगा निश्चित रूप से।
तो कभी भी लोकेशन जब भी निकाली जाती है तो लोकेशन में केवल देशांतर रेखा का उपयोग नहीं किया जाता, केवल अक्षांशीय रेखा का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि दोनों रेखाओं का प्रयोग करके अक्षांशीय कैसी है ये पता कर लिया जाता है, वो कौन से अक्षांश में है। दूसरा, जब देशांतर पता चल जाता है तो कौन से देशांतर के पास में, तो वो लोकेशन निकल कर आ जाती है। तो अवस्थिति ज्ञात करने के लिए हम दोनों ही रेखा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आपको ये भी पता है आगे कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर सीधी नहीं बल्कि कैसी है, टेढ़ी है। कितनी झुकी हुई, 23 सही 1/2। ये अगर आपको क्लियर है तो मुझे तापमान जैसा चैप्टर शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तापमान वायुमंडल सॉरी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, और तापमान एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने के साथ में तापमान को भी कई ऐसी चीजें रहती है जो प्रभावित करती है, क्योंकि तापमान आपको हर जगह पर एक जैसा नहीं दिखाई देता। तो मतलब यह है कि भैया तापमान हर जगह पर एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तापमान को भी प्रभावित करने वाले कई सारे कारक है। तो ये कारक अगर आपको याद रहेंगे, कारण याद रहेंगे, तो आपको सही में बहुत सारे टॉपिकों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो तापमान को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। मैं एक एक करके यहां पर समझाते जाऊंगा, आप क्लियर करते रहिए। दूसरा अगर पॉइंट देखो मैं, तो तापमान को प्रभावित करने वाला अगर दूसरा कारक है दिन की अवधि, अवधि। और तीसरा कारक कहूं जो तापमान को प्रभावित करता है वो है सतह की प्रकृति कैसी होती वो हम बताएं। चौथा कारक समुद्र से दूरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। पांचवा जो तापमान को प्रभावित करता है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। छठवां कारक पवन जो चलती है वो। सातवां कारक जल धारा। कई सारे कारक, हमें एक एक पॉइंट लेकर चलना। तो सबसे पहले आते हैं अक्षांशीय स्थिति जो तापमान को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी है और ये है सूरज। ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो सूरज की ये हो गया भूमध्य रेखा। तो स्वाभाविक रूप से सूरज की जो सीधी किरणें आएंगी वो भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी, और जो टेढ़ी किरणें हैं वो किस पे पड़ेंगी, ध्रुवों पर। कहां पर अधिक तिरछापन है, ध्रुवों पर जाने वाली रेखाओं का, और इसके कारण यहां पर आपको इसकी तीव्रता में क्या दिखाई देगी, कमी। और तीव्रता में कमी दिखाई देने के कारण आपको इसकी जो तपन रहेंगी उसमें भी क्या दिखाई देंगी, कमी। और जब तपन में भी कमी होगी तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में आपको क्या दिखाएगा, तापमान कम। इसकी तुलना में तापमान कहां पर अधिक दिखाई देगा, भूमध्य रेखा पर। तो मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है, कमी। तो मतलब अक्षांशीय स्थिति कहीं ना कहीं तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है। दूसरी बात, अब अक्षांशीय स्थिति तापमान को प्रभावित करती है, मतलब हमेशा यहाँ पर भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक रहेगा और हमेशा यहाँ पर तापमान कम रहेगा। पर दिन के समय में भी ऐसा होता है क्या, पूरे दिन तापमान एक जैसा और रात के समय में तापमान एक जैसा नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं दिन की अवधि तापमान को प्रभावित करती है। तो ये है सूरज भी है और ये है हमारी पृथ्वी। ये सूरज की जब 90 डिग्री पर किरणें रहती है, अर्थात
12 बजे। कब बेटा? 12 बजे तब सूरज की सीधी किरणें रहेंगी। और जब सूरज उगेगा तब किरणें क्या है? तिरछी। जब किरणें तिरछी है तो स्वाभाविक रूप से दूरी क्या कर रही है? ज्यादा तय कर रही है। तीव्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो मतलब जब सूरज उगता है तो उस समय में दूरी अधिक और तीव्रता कम होने के कारण तापमान में क्या रहती है? कमी। परंतु जैसे 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 जो आपतन कोण है, कौन सा कोण बेटा? आपतन कोण है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 90 डिग्री के पास पहुंचता है। तीव्रता में वृद्धि होती है, दूरी में कमी होती है और तापमान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। परंतु जैसे ही पुनः धीरे धीरे एंगल क्या होता जाता है? कम होते जाता है। तो एंगल कम हो जाने के बाद में शाम के समय में फिर दूरी में वृद्धि, तीव्रता में कमी और जिसके कारण तापमान में भी क्या होती है? कमी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भैया पृथ्वी के दिन की अवधि भी कहीं ना कहीं क्या करती है? तापमान को प्रभावित करती है। इसमें महत्वपूर्ण कौन है? आपतन कोण। अब प्रश्न यहाँ पर ये पूछता है कि भैया सबसे अधिक दिन के समय में तापमान कब होगा? 12 बजे पर, 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद। तो आप सभी को पता है कि कोई भी वस्तु गर्म होती है और गर्म हो जाने के बाद में एहसास होता है। तो मतलब 12 बजे क्या हो रही है? गर्म हो रही है। और गर्म हो जाने के बाद में एहसास कब होगा? उसका 12 बजे के बाद। तो मतलब कब हमें दिन का तापमान सबसे अधिक दिखाई देगा? 12 बजे के बाद। तो आपको ये बात क्लियर? जब आपको ये बात क्लियर हो गई, हर एक के साथ में एक एक डायग्राम जरूर बनाइएगा, तो आपको बहुत सारी क्लियर जो बातें हैं वो क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो आपतन कोण और दिन की अवधि कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करती। साथ में सतह की प्रकृति। मैंने कल एक शब्द का प्रयोग किया था, एल्बिडो। ये एल्बिडो क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊष्मा और कुल पृथ्वी के द्वारा परावर्तित ऊष्मा और कुल प्राप्त ऊष्मा के अनुपात को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। ये एल्बिडो परावर्तिता को बताता है कि भैया पृथ्वी ने कितनी ऊर्जा प्राप्त की और कितनी परावर्तित की। तो कभी कभार सतह की प्रकृति भी हमें तापमान को प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। जैसे आप लोग काले कपड़े पहनोगे तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, अगर आप सफेद कपड़े पहनोगे तो कम गर्मी लगेगी। ठीक है? तो मतलब सतह की प्रकृति यदि रंग के आधार पर देखें तो अगर हल्के से अगर डार्क रंग की ओर जाएंगे तो उस समय में तापमान धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो वहीं अगर सतह के चिकनेपन के अगर हम ध्यान देंगे तो खुरदुरे से चिकने की ओर जाएंगे तो भी सतह के तापमान में कमी आएगी, क्योंकि खुरदुरापन रहेगा तो परावर्तिता कम रहेगी और चिकनापन रहेगा, शाइननेस रहेगी, तो तापमान क्या रहेगा? ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण है कि फौज में जो जूते रहते हैं उसको अधिक चमकाया जाता है, और जब चमकाया जाता है तो जूते पहनने वाले व्यक्ति के अंदर में, पैरों में आपको क्या नहीं दिखाई देती? तपन नहीं दिखाई देती, क्योंकि चमक के कारण लगातार जो सूरज की किरणें पड़ती है, जो ऊष्मा पड़ती है काले रंग के शूज पर, वो लगातार परावर्तित होते रहती है। यही कारण रहता है कि काले रंग के शूज पहनने के बावजूद भी हमें वहां पर उनके पैरों पर तापमान अधिक नहीं दिखाई देता है, चिकनापन के कारण। तो चिकनापन भी कहीं ना कहीं तापमान को क्या करता है? प्रभावित करता है। अधिक चिकनापन रहेगा तो तापमान कम होगा, और खुरदुरापन रहेगा तो तापमान ज्यादा रहने की क्या रहती है? संभावना। साथ में समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, तो आज समुद्र से दूरी की बात को अगर हम और अच्छे से समझे तो कल का एक टॉपिक था, उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा उत्तर भी लिखा, वो बात उनको समझ में आ जाएगी। ये स्थल है बेटा और ये है जल। और जब तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि हो जाने के साथ में आपको दिखाई देता है यहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होगा तो ऊपर क्या बनेंगे बेटा? बादल। और जब ऊपर बादल बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये बादल स्थल के पास में बनेंगे। स्थल के पास बनेंगे तो ये सूरज
देवता है और ये सूरज देवता की अगर लगातार किरणें आते रहेंगी तो किरणें आने के कारण बादल से टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। तो मतलब समुद्र से पास जाने पर, समुद्र से स्थल के पास के क्षेत्र में आपको तापांतर क्या दिखाई देगा, कम। तापांतर क्या दिखाई देगा, कम, क्योंकि रात के समय जो पृथ्वी के द्वारा लॉन्ग वे रेडिएशन छोड़ी जाती है वो भी बादल के द्वारा टकरा कर क्या आती है वापस। तो मतलब तापमान ना तो ज्यादा बढ़ता है ना तो कम होता है, तो तापांतर क्या रहता है, कम। परंतु जब हम स्थल की ओर और अधिक आते हैं तो बादल जो रहते हैं उनका बनना क्या हो जाता है, कम, क्योंकि जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम। तो इसके कारण क्या दिखाई देता है, तो धीरे 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 बादल जब छोटे होने लगते हैं तो सूरज की किरणें पृथ्वी पर वापस आने लगती है। जब आने लगती है तो स्वाभाविक रूप से उसको अवशोषित किया तो दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ता है और रात के समय में लगातार पृथ्वी के द्वारा शॉर्ट वे रेडिएशन, लॉन्ग वे रेडिएशन को लगातार जब छोड़ा जाता है तो रात का तापमान भी क्या होता है, कम। तो तापांतर क्या हो जाता है, अधिक। तो मतलब कहीं ना कहीं समुद्र से दूरी भी हमें तापांतर को बढ़ाती है, मतलब ताप में कहीं ना कहीं क्या करती है, कोशिश करती है कि भैया अलग अलग बने रहे। तो साथ में हमें और भी पॉइंट है जिसमें एक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो आपको दिखता होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का मतलब यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी पड़ी है और इस झुके पड़ने के कारण ही आपको दिखता होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि अभी चल रहा है ग्रीष्म काल, और ग्रीष्म काल जब चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये पृथ्वी है और पृथ्वी ये और ये ऐसी है, झुकी है। कितना झुकी है, 23 सही 1/2। ठीक है। अभी का समय है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा ऋतु बेटा, ग्रीष्म ऋतु। ये सूरज है। अब ये सूरज है तो सूरज की सीधी किरणें जो रहेंगी, ये सूरज ऊपर है और सूरज की सीधी किरणें जो रहेंगी वो यहाँ पर पड़ रही, किस पे पड़ रही, यहाँ पर, और खासकर इस क्षेत्र पर जो 23.5 डिग्री पर है। और जब पृथ्वी उल्टी हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा डायग्राम बनाकर, तो उस समय में पृथ्वी सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती। ये कौन सा एंगल है, 23 सही 1/2। ये कौन सी रेखा है, कर्क, और ये कौन सी रेखा है, मकर। तो आपको दिखाई देता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण सूरज की सीधी किरणें लगातार भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ती, और लगातार भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ने के कारण आपको इसकी रेखा में लगातार फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। किसी समय ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, किसी समय में ये मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ने के कारण हमें जिस समय में कर्क रेखा पर अधिक पड़ती है उस समय में कर्क रेखा का तापमान ज्यादा रहता है, जिस समय मकर रेखा पर पड़ती है और मकर रेखा का तापमान अधिक होता है। तो मतलब आपको बात क्लियर हुई, कर्क रेखा पर जिस समय पड़ेंगी उस समय में दिन की अवधि क्या रहेगी, ज्यादा, और मकर रेखा पर जब पड़ेगी उस समय में दिन की अवधि कहां पर ज्यादा रहेगी, कहां पर रहेंगी, ज्यादा ज्यादा रहेंगी कहां पर, मकर रेखा पर। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो सूरज की सीधी किरणें ध्रुवीय क्षेत्र पर, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर नहीं पड़ पाती, और जिसके कारण यहाँ पर 6 माह के लिए क्या रहता है, दिन, क्या रहता है, सॉरी रात, 6 माह के लिए क्या रहता है, रात। और जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो उस समय में उत्तरी ध्रुव पर क्या रहती है, रात। तो मतलब अब ये होना चाहिए कि भैया 6 माह यहाँ पर रात हो रही है तो 6 माह क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ 6 माह रात हो रही है तो यहाँ पर 6 माह क्या होगा, दिन होगा। तो मतलब जो पृथ्वी का तापमान है उसमें सबसे अधिक तापमान यहाँ का होना चाहिए। भैया 6 माह यहाँ दिन है, 6 माह यहाँ रात है, 6 माह यहाँ दिन है, 6 माह यहाँ रात है, तो भैया ऐसा होना चाहिए। परंतु आपको सबसे अधिक जो वार्षिक तापमान है वो भूमध्य रेखा पर दिखाई देता है, और सबसे अधिक तापमान आपको 20 से 30 डिग्री के बीच में दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी के तक पहुंचने वाली सूरज की किरणें,
और पृथ्वी तक के पहुंचने वाली सूरज की किरणें जो रहती है, जब कम दूरी तय करती है तो उसमें तीव्रता ज्यादा रहती है, और अधिक दूरी तय करती है तो तीव्रता का धीरे धीरे क्षरण होता है, जिसके कारण तापमान में क्या आती है, कमी। और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में 6 माह दिन और 6 माह रात हो जाने के बावजूद भी आपको वहां पर तापमान औसत से अधिक नहीं दिखाई देता है, परंतु हमें तापमान कहां पर अधिक दिखाई देता है, भूमध्य रेखा। आया समझ में इतनी बात है? तो ये अगर बात को आपको क्लियर हो गई है तो आपको कहीं ना कहीं एक बातें क्लियर होते चल रही। साथ में पवन भी, पवन किस प्रकार से क्या करती है, भूमध्य तापमान को प्रभावित करती है। अगर पवन जो रहती है, अगर मान के चलो पवन उठती कैसी है, पवन आपको सभी को पता है, धरातल, ये धरातल है और धरातल के समानांतर अभिवहन के कारण चलने वाले हवा के क्षैतिज प्रवाह को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। और ये पवन कभी कभार अधिक तापमान होने के कारण जब स्थल ज्यादा गर्म हो जाता है तो चलती है, और कभी कभार कम तापमान होने के कारण वो पवनें चलती है। तो जब अधिक तापमान वाली पवनें जब चलती है तो जिस क्षेत्र में जाती है तो वहां के तापमान को डिस्टर्ब करती है, और जब कम तापमान वाली पवनें चलती है तो किसी क्षेत्र में पहुंचकर तापमान को गिरा देती है। ऐसा ही जलवायु करती है। ये अगर हम जल ले ले और ये हम जल ले ले और ये कह दे कि भैया ये ठंडे पानी की जलधारा है और गर्म पानी की जलधारा है, तो जब ठंडे पानी की जलधारा इस तट के समीप पहुंचेंगी तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव कहां पर दिखाई देगा, इस तट पर। तो यहाँ की जलवायु कैसे, तापमान कैसा कर देंगी, गिरा देंगी। तो जलवायु जलधारा भी क्या करती है, तापमान को गिराने की कोशिश करती है। और साथ में ये गर्म जलधारा और ये गर्म जलधारा जब पहुंचेंगी तो गर्म जलधारा के पहुंचने पर यहाँ का तापमान अगर कम था तो यहाँ पर पहुंचने के बाद सुहाना मौसम हो जाता है, थोड़ा सा तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। साथ में आपको एक और कारण दिखाई देगा जो तापमान को प्रभावित करता है, वो है उच्चावच। उच्चावच, ये उच्चावच भी कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करता है। आप सभी को पता है ये हमारा भारत है, और ये हिमालय पर्वत और साइबेरिया से आने वाली लगातार पवनों को ये अपने ऊंचाई के कारण क्या करता है, रोक लेता है। और ये ऊंचाई क्या कहलाती है, उच्चावच। और ये उच्चावच के कारण जो हमारे भारतीय क्षेत्र का तापमान जो है वो अधिक रहता है, कम नहीं हो पाता। इसके कारण हमारे यहाँ पर हर प्रकार की जलवायु का क्या होता है, विकास। तो मतलब उच्चावच भी कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करते हैं। तो हमने ये बातें देखने की कोशिश की, और ये बातों को देखने की कोशिश के साथ में आपको मैंने एक महत्वपूर्ण चीजें बताई कि भैया पृथ्वी की जो किरणें, पृथ्वी पर सूरज की जो किरणें रहती है वो एक जगह पर नहीं पड़ती है, वो लगातार फ्लक्चुएट होते रहती है। और फ्लक्चुएट होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होना। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण कर्क और मकर रेखा के करीब करीब सूरज की किरणें लगातार ऊपर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर लगातार जाते रहती है। और यदि आपको ये बात पता रहेगी तो कहीं ना कहीं आगे के टॉपिक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है? अब ये टॉपिक अगर आपको पता चल गए कि भैया अक्षांशीय स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, सब प्रभावित करते हैं, तो मतलब जहां जहां तापमान ज्यादा होगा तो मतलब हवा क्या होंगी, हल्की। और जब हवा हल्की होंगी तो स्वाभाविक रूप से प्रेशर ज्यादा रहेगा कि कम होगा, प्रेशर कम रहेगा। और जहां जहां तापमान कम होगा वहां हवा क्या रहेंगी, भारी। और भारी क्यों रहेंगी, वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है। वाष्पीकरण जब नहीं हो पाता है तो इसके कारण क्या दिखाई देता है, हवा हो जाती है भारी। और जब वह हवा हो जाती है भारी तो मतलब प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा। तो मतलब तापमान प्रभावित किसे करता है, प्रेशर को, दाब को। तो मतलब हमें ये कल देखना है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कई कारक है। तो भैया तापमान प्रभावित करता है किसे, दाब को। तो कल हम क्या केवल दाब को प्रभावित करने वाला तापमान है कि कोई और भी कारक है, क्योंकि आपको हवा पढ़नी है। हवा कहाँ से कहाँ चलती है ये बात को पढ़ना है आपको। साइक्लोन आते कहाँ से कहाँ आते, आपको ये सब बात पढ़नी है। तो मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि भैया जो तापमान है वो प्रेशर को प्रभावित करता है, परंतु अन्य कारक भी है जो कहीं ना कहीं प्रेशर को प्रभावित करते हैं या दाब को प्रभावित करते हैं। तो आज का एक प्रमुख का क्वेश्चन लिख लीजिए आप। पृथ्वी पर
किस समय अर्थात दिन की अवधि में किस समय तापमान सर्वाधिक ज्यादा होता है? दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के स्थल क्षेत्र में हमें दैनिक तापांतर अधिक क्यों दिखाई देता है जब ये स्थल क्षेत्र समुद्र से बहुत अधिक दूर है? ठीक है, ये दो प्रश्न हैं, आप जरूर इसका उत्तर लिखिएगा। थैंक यू।